हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है भौतिक के टॉप 30 प्रश्नों के साथ शुरू होता है, यानी फिजिक्स के टॉप 30 प्रश्न। इस वीडियो में हम टोटल 30 प्रश्न लेके आएंगे। यह इस सीरीज का 10वां वीडियो है। इससे पहले हमारे द्वारा इस सीरीज के 9 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में बताया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अच्छा स्कोर करा सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है? तो यहाँ न्यूनतम आवृत्ति की बात कही जा रही है, वह किस में होती है ये आपको बताना है। तो न्यूनतम आवृत्ति जो होती है वह दृश्य प्रकाश में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर कर सकें, इसलिए हमारा जो भी वीडियो आता है वह MCQ बेस्ड ही आता है, ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक गर्म वस्तु से डैश का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है ये आपको बताना है। प्रत्येक गर्म वस्तु से, तो यह उत्सर्जन होता है अवरक्त किरणें की, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, वर्णनता व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है उनको किन रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं वो आपको बताना है। तो वे लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? तो उस ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करेगी? जो तार से बनी होती है, तो उसकी ध्वनि की गुणवत्ता जो निर्भर करती है वह ध्वनि की तरंग के रूप में निर्भर करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ संगीत में सुर की कोटि की बात कही जा रही है, वह किस पर निर्भर करती है ये आपको बताना है। तो संगीत में सुर की कोटि जो है वह निर्भर करती है माध्यम में ध्वनि का वेग पर, यानी माध्यम में ध्वनि का वेग जिस प्रकार होगा उसी तरह संगीत में सुर का कोटि निर्भर करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? तो वह कौन सी तरंग है जिसको ध्रुवित नहीं किया जा सकता ये आपको बताना है। तो वह तरंग है प्रासरव तरंगे। प्रासरव तरंगे को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और आप जरूर से जरूर हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, ताकि उन वीडियो को भी देखकर आप लाभ उठा सकें। उस प्लेलिस्ट में आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही फिजिक्स के तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन सभी का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट का नाम है विज्ञान के सभी पाठ है। और उस वीडियो को देखें और जितना अच्छा से देखें, बार बार देखें और अपने मित्रों में भी शेयर करें और अच्छा से अच्छा एग्जाम में स्कोर करके लाएं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, आँख के लेंस किसके पीछे होते हैं? तो यहाँ आँख के लेंस जो हैं किसके पीछे होते हैं ये आपको बताना है। तो आँख के लेंस जो होते हैं वह प्यूपिल के पीछे होते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्यूपिल के पीछे। आँख के लेंस किसके पीछे होते हैं? तो प्यूपिल के नीचे होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, यदि वह होती तो विद्युत धारा नहीं बहती है। अगर वह कहाँ होती ये आपको बताना है। तो वह होती समान विभव पर। समान विभव पर होती तो उसमें धारा नहीं बहती। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इन सभी को बार बार आप देखते रहें और जितना हो सके शेयर करें दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, मोटर कार के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो यहाँ मोटर कार की बात कही जा रही है, के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि हम मोटर कार के पीछे देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए ये आपको बताना है। तो उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। और गाड़ी के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का। ये सब आप याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मानव आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो यह प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12,
1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। कितनी होगी न्यूनतम लंबाई? ये आपको बताना है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए, तो यह हमेशा उस व्यक्ति का आधा आईना में हम देख सकते हैं। यानी कि 1.5 मीटर है तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.75 मीटर, ये हो जाएगा आंसर हमारा। हमेशा ये याद रखिएगा, जितना लंबा भी व्यक्ति हो वो अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखे तो उसका आधा आईना का जरूरत पड़ेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। कितनी होगी ये आपको बताना है, तो यह हो जाएगी अनंत। जब आमने सामने दो समानांतर में दर्पण रखा जाता है तो एक का एक करके इस तरह बनते जाता है एक दूसरे में, इस तरह अनंत प्रतिबिंब बनता है। ये आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है, तो कैसा काम करेगा पानी में हवा का बुलबुला, ये आपको बताना है। तो वह काम करता है अवतल लेंस की भांति, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, कितनी होती है धूप के चश्मे की क्षमता, ये आपको बताना है। तो धूप के चश्मे की क्षमता जो होती है वह होती है 0 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। क्या होगी? जब किसी ऐनक के लेंस की पावर जो +2 डायोप्टर हो तब क्या होगी उसकी फोकस दूरी, ये आपको बताना है। तो उसकी फोकस दूरी जो होती है वह 50 सेंटीमीटर होती है, ये आप याद रखेंगे। 50 सेंटीमीटर जब भी रहेगा तो उसका जो पावर होगा 2 डायोप्टर होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। किसी अप्रदर्शित वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह करता है। क्या करता है ये आपको बताना है। अपारदर्शित वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है, तो वह करता है परावर्तित नहीं कर पाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। जब लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वह दिखाई देगा हमेशा हरा, हरा दिखाई देता है, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, किसके द्वारा निश्चित किया जाता है ये आपको बताना है। तो प्रकाश का रंग जो है निश्चित किया जाता है वह तरंगदैर्घ्य के द्वारा। दोस्तों इसी तरह का हमारा जो सीरीज चलता है बायोलॉजी का भी चलता है और केमिस्ट्री का भी चलता है। इन सभी तीनों वीडियो को मिलाकर मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। उस प्लेलिस्ट का नाम है विज्ञान के सभी पाठ। उस प्लेलिस्ट को जरूर से जरूर विजिट करें और जितने सारे मैंने वीडियो अपलोड किए हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न के, जो कि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो उन वीडियो को जरूर से जरूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी उन वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। 3 रंग के रंग मूल रंग हैं। कौन से 3 रंग मूल रंग है ये आपको बताना है। तो यह 3 मूल रंग हैं नीला, हरा और लाल। इन्हें प्राथमिक कलर भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। प्राथमिक कलर या प्राइमरी कलर, ये 3 नहीं है, नीला, हरा और लाल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। कौन होता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश, ये आपको बताना है। तो उसका नाम जो है वह है बैगनी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है और सबसे ज़्यादा किसका होता है तो लाल का होता है, ये आप याद रखेंगे। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का और सबसे ज़्यादा लाल का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। क्या होता है ये आपको बताना है। जब लाल, हरा और नीला रंग को तीनों को समान अनुपात में मिला दिया जाता है तब हमारे पास कौन सा कलर प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो वह कलर प्राप्त होता है सफ़ेद, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जब हम प्राथमिक कलर को मिला देते हैं तो हमें सफ़ेद कलर प्राप्त होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, ये आपको बताना है। तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को डैश कहते हैं। क्या कहा जाता है। दो निकटस्थ वस्तुओं के
में भेद करने की क्षमता को, तो उसे कहा जाता है विभेदन क्षमता। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जब दो निकटतम वस्तु को भेद नहीं किया जा सकता तो उसे विभेदन क्षमता कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। किसी आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आंख, कान, नाक और गले का निरीक्षण करने वाले डॉक्टरों द्वारा कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उस दर्पण का कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वह दर्पण है अवतल दर्पण। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26। दीर्घ दृष्टि दोष का क्या कारण है ये आपको बताना है। तो यहाँ दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का क्या कारण होता है ये आपको बताना है। तो यह होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना, जिसके कारण उसे दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी वस्तु नहीं दिखेगी, दूर की या नज़दीक की, यह आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो सूरज की तरह जो भी वस्तु स्वयं से प्रकाश उत्सर्जन करते हैं उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना। तो यह कहा जाता है प्रकाशमान वस्तुएं। यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो वह कौन सा नेत्र है मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ये आपको बताना है। तो वह है परितारिका। ये आप याद रखेंगे। नेत्र से, मानव नेत्र से संबंधित कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा तो ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। मानव नेत्र में पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका। ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंदु के साइज का बनता है? तो वह दर्पण का नाम क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंदु के साइज का बनता है। ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है ये आपको बताना है। तो निकट दृष्टि दोष का उत्पन्न होने का कारण है अभिनेत्र की वक्रता का अधिक हो जाना। अभिनेत्र की वक्रता का अधिक हो जाने के कारण निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा वस्तु नज़र नहीं आएगा, ये आपको बताना, निकट की या दूर की। और इस तरह हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आपने पिछले सारे वीडियो को भी देखा होगा और अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।